हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, अब बात करते हैं लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस की। अब ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बेसिक ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन कैसे वर्क करता है ये आपने समझ लिया। कब ये स्विच ऑन रहेगा, कब स्विच ऑफ रहेगा, और रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही ये स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक और मैकेनिज्म है जिसे हम बोलते हैं एटीन्यूएशन मैकेनिज्म। इसमें एटीन्यूएशन में क्या है कि मान के चलते हैं कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर TRPR जीन नॉन फंक्शनल है। मतलब कि जो आर जीन था, जो रिप्रेसर बना रहा था, वो जीन काम नहीं कर रहा, वो रिप्रेसर नहीं बना रहा। अगर ये जीन रिप्रेसर बना ही नहीं रहा तो ऑब्वियस सी बात है, रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इसका मतलब साफ है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन अपनी फुल स्केल से या फुल स्पीड से काम करना चाहिए। मतलब कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन फुल रेट पर एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक और मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं एटीन्यूएशन मैकेनिज्म, जिसकी हेल्प से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर, मतलब कि रिप्रेसर की एब्सेंस में भी कुछ हद तक, लगभग 10 फोल्ड्स या कह सकते हैं 10 गुना रिप्रेस्ड रह सकता है। मतलब कि ट्रिप्टोफैन की जो वर्किंग है, ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन 10 टाइम्स कम होगी जिस टाइम पर रिप्रेसर नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको समझना होगा लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस, जिसको हम TRPL, जो बेसिकली ई जीन से ठीक पहले है, TRPE जीन से ठीक पहले वाला जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको समझना होगा। इसकी टोटल लेंथ जो मैंने आपको बताई थी 162 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस इस टाइम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसके 5th प्राइम एंड पर आप देखिए 3 बार P लिखा है, PPP, यानी कि ट्राईफॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट जिसे हम बोलते हैं। और 3 प्राइम एंड यहाँ पर मेंशन नहीं है, 3 डॉट्स दिखा दिए हैं क्योंकि इसमें आगे कंटिन्यूएशन में TRPE, D, C, B, A जीन्स होते हैं, तो वो उसका एंड यहाँ पर नहीं दिखाया है। अब फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो है एडेनिन, ए से ही शुरू होगा, दैट इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। और इसके आगे 26th न्यूक्लियोटाइड के पास एक कोडोन आता है जिसे हम पढ़ते हैं AUG। 26 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद AUG, विच इज द फर्स्ट कोडोन। आपने हमेशा पढ़ा है ट्रांसलेशन में, जो पहला कोडोन होता है वो मिथ्योनिन होता है, पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन होता है, और ये मिथ्योनिन कोड होता है AUG कोडोन से। यहाँ से AUG कोडोन से लीडर पेप्टाइड इनिशिएशन कोडोन शुरू होता है, यानी कि ये लीडर पेप्टाइड का इनिशिएशन कोडोन है। और ये लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस चलता है 71 न्यूक्लियोटाइड्स तक। AUG कोडोन से स्टार्ट होगा जो 26 न्यूक्लियोटाइड है, और 71 पे जाकर के खत्म होगा। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो ब्लू कलर और अंडरलाइन से करके आपको दिखाया हुआ है, गलती मत करना, कभी भी हम कोडोन्स को अंडरलाइन नहीं करते। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है। कोडोन्स को कभी भी अंडरलाइन नहीं करते, कैपिटल में लिखते हैं एज सच, विदाउट गैप्स, नो अंडरलाइन। तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए है। 26 से शुरू हुआ, 71 पे खत्म हुआ। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस किसी ना किसी एमिनो एसिड को एक के बाद एक कोड कर रहा है। तो अब सिर्फ इस सीक्वेंस की बात करेंगे। सबसे पहले AUG से शुरू हुआ, UGA पे खत्म हुआ। आप देख सकते हैं UGA हमेशा स्टॉप कोडोन होता है। 3 स्टॉप कोडोन्स थे, UGA, UAA एंड UAG। तो इनको भी आपको याद रखना है, AUG स्टार्ट कोडोन है ही है। अब इस सीक्वेंस में कौन सा कोडोन किस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, उसकी पूरी बात बताई हुई है। एक एक कोडोन को हमने लिया और उसके नीचे उसके एमिनो एसिड का नाम लिख दिया, मिथ्योनिन, लाइसिन, एलानिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लाइसिन। उसके आगे 2 कोडोन्स जो ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, ट्रिप्टोफैन। और फिर उसके बाद 3 और कोडोन्स, आर्जिनिन, थ्रेओनिन और सेरीन। और फाइनली एक स्टॉप कोडोन। अब ये जो 3 कोडोन्स दिखाए हैं, ये रीजन 1 दिखाया हुआ है, नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है रीजन 1। अब ये रीजन 1 क्या है, ये भी हम समझेंगे आगे। सबसे पहले आपने इस लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस को पूरा समझ लिया। इसके अंदर कितने सारे अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं। इन एमिनो एसिड्स के बीच में 2 ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स भी आए हैं। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स के बाद 3 और एमिनो एसिड्स कोड हो रहे हैं, उसके बाद एक स्टॉप कोडोन है, स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन हो ही गया। ये जो रीजन 1 है, ये आप पूरा सीक्वेंस में दोबारा से ले आया आपकी स्क्रीन पर। इस पूरे सीक्वेंस में हमने स्टार्ट किया था जो ब्लू कलर से मार्क्ड है AUG,
यहाँ से अमीनो एसिड्स की कोडिंग स्टार्ट हुई थी। और रेड कलर से जो दिखाया हुआ है रीजन 1 है, उसके थोड़ी सी आगे कुछ 5-6 न्यूक्लियोटाइड्स आगे फिर से एक और रीजन है जिसको हमने बताया रीजन 2। तो 2 रीजन हो गए अब, रीजन 1 और रीजन 2। लेकिन ये जो रीजन 2 है ये इस पेप्टाइड सीक्वेंस के आगे जाके है। इस पेप्टाइड सीक्वेंस का स्टॉप कोडोन है UGA, उसके बाद 3 और कोडोन्स, उसके बाद आता है रीजन 2। इसके बाद 2 और रीजन्स हैं, आप फिर से देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो रीजन 3 है, रीजन 3 स्टार्ट होता है 110 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद, और उसके बाद फिर से 4 न्यूक्लियोटाइड्स का गैप है। उसके बाद आता है रीजन 4, और रीजन 4 के बाद एक पॉली यूरासिल सीक्वेंस है, और जहां ये यूरासिल सीक्वेंस खत्म होता है टोटल 141 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद यूरासिल सीक्वेंस खत्म हो जाता है। तो ये 4 अलग अलग रीजन्स हैं, हम सिर्फ TRPL न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कितने सारे अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बता दी। शुरू में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स थे जिनका यूज़ नहीं है, उसके बाद AUG स्टार्ट कोडोन से न्यूक्लियोटाइड शुरू हुए, एक के पीछे एक एमिनो एसिड्स कोड कर रहे हैं। इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में 2 ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स भी कोड हो रहे हैं। उसके बाद 3 और एमिनो एसिड्स हैं, और वो 3 एमिनो एसिड्स रीजन 1 बना रहे हैं। उसके कुछ थोड़ा सा आगे रीजन 2, फर्दर एक अच्छा खासा गैप 110th न्यूक्लियोटाइड से रीजन 3, और फिर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का गैप, 4 न्यूक्लियोटाइड्स का गैप, एंड देन रीजन 4। उसके बाद 162 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद ये पूरा लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ब्लैक बोल्ड में देखें नीचे वॉयलेट एरो के साइड में AUG आपको लिखा हुआ दिखेगा। ये AUG नेक्स्ट स्टार्ट कोडोन है, फिर से ये अगले एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो ये जो ब्लैक बोल्ड कलर से दिखाया हुआ है ये TRPE जीन का इनिशिएशन कोडोन है, और यहाँ से TRPE जीन शुरू हो जाता है जो आगे तक स्ट्रेच करता है, आगे तक जाता है। और इस AUG से ठीक पहले जो ACA है 162 न्यूक्लियोटाइड्स पे खत्म हो जाता है। मतलब TRPL जो पूरा सीक्वेंस है ये खत्म होते ही TRPE जीन शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे TRP लीडर mRNA को हम एक सिंपल डायग्राम में देख रहे हैं। पीछे हमने पूरा सीक्वेंस समझा। ये सीक्वेंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना, कोई ऐसे आपसे सीक्वेंस नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इस सीक्वेंस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और इन कंपोनेंट्स का क्या काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर TRP लीडर mRNA में रीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। रीजन 1 के अंदर 2 TRP कोडोन्स आ गए, रीजन 2 आ गया। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर आपको बताती है कि जो हमने 4 रीजन्स की बात करी थी, रीजन 1, 2, 3, 4, इनकी पेयरिंग कैसे हो सकती है। रीजन 1 रीजन 2 के साथ पेयरिंग कर सकता है, और रीजन 3 रीजन 4 के साथ पेयरिंग कर सकता है। जैसा आपको फर्स्ट हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है, 2 लूप्स बनी हुई हैं। पहली लूप 1 और 2 की पेयरिंग के बीच में, दूसरी लूप जब 3 और 4 के बीच में, रीजन 3 और रीजन 4 के बीच में पेयरिंग हो रही है। एक और पैटर्न है, एक और तरीका है हेयरपिन लूप बनाने का। वो कब होगा, जब रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में पेयरिंग हो जाए। अगर रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में पेयरिंग हो गई तो ऑब्वियस सी बात है रीजन 2 रीजन 1 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता, और रीजन 2 के साथ साइड में रीजन 3 था जो आपस में पेयरिंग कर रहे थे, और ये जो रीजन 3 है ये रीजन 4 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता। मतलब रीजन 1 और रीजन 4 आपस में अनपेयर्ड रह गए। तो 2 कंडीशंस हो गई, या तो 1 और 2 की पेयरिंग हो जाए, 3 और 4 की पेयरिंग हो जाए, या फिर सिर्फ 2 और 3 की पेयरिंग हो, 1 और 4 की पेयरिंग ना हो। अब ये 2 कंडीशंस होती हैं, लेकिन एक बार में एक ही कंडीशन हो सकती है। या तो पहली कंडीशन होगी जिसमें 2 लूप बनेंगी, या फिर दूसरी कंडीशन होगी जिसमें एक ही लूप बनेगी। तो ये कंडीशन कब होती है, कौन सी कंडीशन कब होती है, इस बात को समझने के लिए आपको एक बात याद करनी होगी प्रोकैरियोट्स के केस में, कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों कपल्ड प्रोसेस हैं। मतलब आगे आगे ट्रांसक्रिप्शन चलती है और पीछे पीछे ट्रांसलेशन भी चलती है। ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, हम भी प्रोकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं। TRP ओपेरॉन भी प्रोकैरियोट्स में ही होता है, बैक्टीरिया की ही बात हो रही है। तो इस केस में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड प्रोसेस, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। तो इस फिगर में देखिए, अगर रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में पेयरिंग हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हेयरपिन नहीं बन सकता, और अगर पेयरिंग हो गई रीजन 1 और रीजन 2 के बीच में, और
रीजन 3 और रीजन 4 के बीच में, तो अब ये बन गया ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग और थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग, मेनली थर्ड और फोर्थ की पेयरिंग एक्चुअली, क्योंकि आप फोर्थ के बाद देखिए एक पॉलीयूरासिल लिंक है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेशन लूप बनाता है। 3 और 4 की पेयरिंग अगर हो जाती है तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से इसके आगे पोस्ट दिस लूप ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये चीज कौन डिसाइड करेगा, ये चीज कैसे डिसाइड होगी कि पेयरिंग रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में हो या फिर पेयरिंग रीजन 3 और रीजन 4 के बीच में हो। अगर पेयरिंग 2 और 3 के बीच में हुई तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुकेगी, आगे बढ़ती जाएगी। पेयरिंग 3 और 4 के बीच में हुई तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन डिसाइड कैसे हो, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? तो ये चीज डिसाइड करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है। एक मैकेनिज्म आया था ट्रांसलेशन के टाइम पर जिसमें लिखा हुआ था चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या था कि एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है जिसका एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन है, और इस एंटीकोडोन के ऊपर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड आकर के अटैच हो जाएगा 3 प्राइम एंड पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जिस टाइम ट्रांसलेशन होती है उस टाइम राइबोसोम्स के अंदर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए के अंदर ये टीआरएनए मॉलिक्यूल आकर के इसका एंटीकोडोन लूप अपने कोडोन से बाइंड करता है और फिर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एमिनो एसिड्स के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता चलता है। तो अगर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस है, तो पीछे पीछे जो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस होती हुई आ रही है। ये फिगर साफ साफ दिखा रही है। अगर मीडिया में ट्रिप्टोफैन नहीं है तो फिर टीआरएनए मॉलिक्यूल जो ट्रिप्टोफैन के लिए बना है, एक ऐसा टीआरएनए मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड आकर के अटैच होगा, उस टीआरएनए मॉलिक्यूल की कमी होगी, स्कार्सिटी होगी। वो टीआरएनए मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मीडिया में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा था, पीछे आगे आगे ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, पीछे पीछे ये लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा था, ये सीक्वेंस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ये आरएनए मॉलिक्यूल यहीं पर रुक जाएगा। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ रुक जाएंगे। और अगर ये आरआरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोमल आरएनए जो बहुत बड़ा सा पिंक स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पर रुक गया, तो रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि फिर रीजन 2 जो है वो बचा हुआ है पूरा का पूरा, पेयरिंग करने के लिए तैनात खड़ा है। वो पेयरिंग कर लेगा क्योंकि उसको इतना स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब रीजन 2 और 3 के बीच में अगर पेयरिंग हो गई तो आपने पढ़ा था कि ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना, मतलब इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन चलती रहेगी। तो इसके आगे जब ट्रांसक्रिप्शन चलेगी तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से शुरू होगी? टीआरपी-ई कोडोन से, है ना। ट्रांसलेशन शुरू होगी टीआरपी-ई कोडोन से। टीआरपी-ई का जो स्टार्टिंग कोडोन था एयूजी, जो मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था, यहाँ से इसकी ट्रांसलेशन शुरू होगी। ट्रांसलेशन शुरू होगी तो ऑब्वियसली एंजाइम्स बनेंगे और वो फर्दर चेंजेस करके ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज कर देंगे। और अगर सिचुएशन में रिवर्स कर देता हूँ, अगर मीडिया में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा, 110% होगा। और वो चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल जिसके ऊपर 3 प्राइम एंड पे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड अटैच्ड है, आकर के यहाँ बैठ जाएगा लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस पे, एमआरएनए के ऊपर और आरआरएनए के अंदर, मोटी मोटी भाषा में, जिसकी वजह से ये राइबोसोम मॉलिक्यूल जो राइबोसोमल आरएनए है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अगर आपने ट्रांसफरेज एंजाइम का फंक्शन पढ़ा हो, ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म होता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि ये जो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल है, ये एक एक स्टेप, एक एक कोडोन आगे बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ेगा तभी जब पीछे से ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। और वो कंटिन्यू कब हो रही है? जब उसको ट्रिप्टोफैन चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो जैसे ही ये ट्रिप्टोफैन चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल यहाँ करके बैठा, ये जो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल है ये और 2 कदम आगे बढ़ गया। इसके आगे बढ़ने की वजह से इस राइबोसोमल टीआरएनए मॉलिक्यूल ने रीजन 2 को ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर रीजन 2 को इसने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये रीजन 2 जो है, अब ये रीजन 3 के साथ तो पेयरिंग कर नहीं पाएगा। इसका मतलब रीजन 3
अब फ्री पड़ा हुआ है और अब वो बाइंडिंग कर सकता है रीजन 4 के साथ। अगर रीजन 3 ने रीजन 4 के साथ बाइंडिंग कर ली तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और अगर ऐसा कोई लूप बन गया तो ऑब्वियसली उसके आगे ट्रांसक्रिप्शन रुक गई। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है पेयरिंग कौन सी होगी, रीजन 1 और 2 के बीच में और रीजन 3 और 4 के बीच में होगी, या फिर रीजन 2 और 3 के बीच में होगी। ये पेयरिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि मीडिया में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो फिर पेयरिंग होगी रीजन 3 और 4 के बीच में, और अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, मतलब कि ट्रिप्टोफैन चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल भी एब्सेंट है, तो फिर पेयरिंग होगी रीजन 2 और रीजन 3 के बीच में। और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे के जो कोडोन्स हैं, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के रीजन ई, डी, सी, बी, ए, ये 5 जीन्स हैं, इनकी कोडिंग कर रहे हैं। इन सारे रीजन्स की ट्रांसलेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी पहले, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। अब जैसे ही ट्रिप्टोफैन बनेगा ये फिर से एटीन्यूएशन मैकेनिज्म शो करेगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एटीन्यूएशन, बिना किसी रिप्रेसर की प्रेजेंस के। आपने पूरे एटीन्यूएशन में समझा, कोई रिप्रेसर का यूज नहीं आया, रिप्रेसर वॉज कंप्लीटली एब्सेंट। फिर भी अगर ट्रिप्टोफैन अकेला प्रेजेंट है तो भी वो कुछ हद तक इस टीआरपी ओपेरॉन को स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। और अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है फिर तो स्विच ऑफ कर ही देगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर रिप्रेसर एब्सेंट है, ट्रिप्टोफैन भी एब्सेंट है, उस टाइम पर टीआरपी ओपेरॉन अपनी फुल स्पीड से काम करेगा और ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पूरे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एराबिनोस ओपेरॉन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज ब्लैक थंब को ब्लू करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। आप सबके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।